हेलो फ्रेंड्स, मैं नमित प्रशांत, योर जीए एडुकेटर। आप सभी का स्वागत है हमारे जनरल इकोनॉमी के सेशन में। आज के सेशन में हम बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस के टॉपिक से सब्सिडरी ऑफ आरबीआई के एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। सब्सिडरी ऑफ आरबीआई से जो क्वेश्चन हमारे एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं वो सारे क्वेश्चन हम इस सेशन में कवर करेंगे। आप सेशन को एंड तक देखिएगा जिससे आपके सारे क्वेश्चन कवर हो सके। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला सवाल। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी फुल्ली ओन्ड सब्सिडरीज आर देयर फॉर आरबीआई। तो आरबीआई की टोटल कितनी सहायक संस्थाएं हैं जो आरबीआई की 100% कैपिटल के साथ स्थापित की गई हैं। फुल्ली ओन्ड का मतलब क्या हो गया, 100% जो शेयर है वो आरबीआई का है इन सब्सिडरीज में। सब्सिडरीज का मतलब होता है सहायक संस्थाएं। ऑप्शन में 2, 3, 4, 5 और 6। तो आप कमेंट बॉक्स में आंसर कर सकते हैं कि व्हाट इज द राइट आंसर। सो द राइट आंसर इज 4। अब ये चार सब्सिडरीज कौन कौन सी हैं ये भी देख लेते हैं। ये चार सब्सिडरीज हैं डीआईसीजीसी, डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन, फिर है आपकी बीआरबीएनएमपीएल, भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड, देन रिबिट आरईबीआईटी। रिबिट का फुल फॉर्म है रिजर्व बैंक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, और लास्ट है आपकी इफ्टास, IFTAS। इफ्टास का फुल फॉर्म है इंडियन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड एलाइड सर्विसेज। क्लियर? तो आपको अगर इसके फुल फॉर्म पता है तो आप फुल फॉर्म कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं इसकी जो फुल फॉर्म है वो आपको सेशन के जब लास्ट में हम पहुंचेंगे तब हम फिर से फुल फॉर्म डिस्कस करेंगे। फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में क्वेश्चन आते हैं फुल फॉर्म से, तो प्लीज फुल फॉर्म अच्छे से याद करिएगा। देखते हैं अगला सवाल। When was Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation was established? देखिए यहाँ पे डीएसीजीसी का फुल फॉर्म आपको मिल गया। डीएसीजीसी का फुल फॉर्म यहाँ लिखा है डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन। तो आप अच्छे से इस फुल फॉर्म को याद कर लीजिए। अब क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है कि डीएसीजीसी की स्थापना कब हुई। डीएसीजीसी की स्थापना हुई है 15 जुलाई 1978 में। 15 जुलाई 1978 में इसकी स्थापना हुई विद डीआईसीजीसी एक्ट। इसका एक एक्ट भी है डीआईसीजीसी एक्ट 1961। ठीक है, तो डी एक्ट में क्या होता है, रूल्स एंड रेगुलेशन। तो रूल्स एंड रेगुलेशन पहले ही बन गए थे, आरबीआई ने ये रूल्स एंड रेगुलेशन बना दिए थे डीआईसीजीसी से रिगार्डिंग, और इसकी बॉडी 15 जुलाई 1978 में स्थापित हुई। अब इसका कार्य क्या है, देखो डीआईसीजीसी की अगर हम कार्य की बात करें तो भारत में जितनी भी बैंक्स हैं और बैंकों में जो भी डिपॉजिट होता है, हम बैंकों में क्या करते हैं, डिपॉजिट करते हैं, पैसा जमा करते हैं। हम पैसा जो जमा करते हैं करंट अकाउंट में करते हैं, सेविंग अकाउंट में करते हैं, या हम रिकरिंग अकाउंट में करते हैं, फिक्स अकाउंट में करते हैं, आरडी एफडी। तो ये जो बैंक में पैसा जितना भी डिपॉजिट है, इस डिपॉजिट का डीआईसीजीसी क्या करता है, इंश्योरेंस करता है। जो भी पब्लिक डिपॉजिट कर रही है बैंक में, पब्लिक के डिपॉजिट का क्या करता है, इंश्योरेंस करता है। ये किस तरीके का इंश्योरेंस हुआ, ये अगर इंश्योरेंस की अगर बात करें तो अगर बैंक कभी इंसॉल्वेंट हो गया, बैंक अगर डूब गया, इंसॉल्वेंट हो गया, डूब गया, तो उस केस में भाई रिस्पॉन्सिबल कौन है, उस केस में रिस्पॉन्सिबल कौन है, आरबीआई। आरबीआई ने तो सारे बैंकों को लाइसेंस दे रखा है। तो आरबीआई की जो ये सब्सिडरी है डीआईसीजीसी, ये क्या करती है, बैंक अगर जो डूबा है उसमें जो भी पब्लिक का डिपॉजिट है उनको इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है। ठीक है, उनके डिपॉजिट का, कि अगर बैंक डूब गया और आपका जो भी पैसा था आपके करंट अकाउंट में, सेविंग अकाउंट में, रिकरिंग अकाउंट में, फिक्स अकाउंट में, वो हम आपको लौटाएंगे। तो ये जो आप पैसा जमा करते हो, जो भी पैसा पब्लिक जमा करती है बैंक में, इसका ऑटोमेटिक इंश्योरेंस होता है। आपको इंश्योरेंस अलग से कोई प्रीमियम अमाउंट नहीं पे करनी पड़ती है। जब भी हम कोई इंश्योरेंस कराते हैं तो हमें क्या प्रीमियम अमाउंट पे करनी पड़ती है। बट ये जो पब्लिक डिपॉजिट हो रहा है, पब्लिक को कोई भी इंश्योरेंस की प्रीमियम अमाउंट पे नहीं करनी होती है। जो भी वो डिपॉजिट कर रहे हैं बैंक में, बैंक अपने कस्टमर का प्रीमियम अमाउंट डीआईसीजीसी को पे करता है। क्लियर है? तो जब बैंक डूबेगा, तो मान लो बैंक डूब गया और आपके अकाउंट में 5 लाख थे, तो आपको 5 लाख रुपए मिल जाएंगे। आपके अकाउंट में 1 लाख थे तो आपको 1 लाख मिल जाएंगे। तो ये जो डीआईसीजीसी इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है आपके डिपॉजिट में, वो अप टू ₹5 लाख तक का करता है। यानी अगर आपका 5 लाख रुपए तक पैसा डूबता है अगर बैंक के डूबने से, तो आपको 5 लाख रुपए मिल जाएंगे, उसके ऊपर आपको नहीं मिलेंगे। तो ये 5 लाख तक की गारंटी लेता है। क्लियर है? पहले ये 1 लाख था,
लास्ट ईयर अगर हम देखें तो 2019 में इसका 1 लाख से बढ़ा के 5 लाख कर दिया गया था। आई होप क्लियर होगा। नेक्स्ट, तो अगला क्वेश्चन यही है, व्हाट इज द मैक्सिमम डिपॉजिट अमाउंट इंश्योर्ड बाय डीआईसीजीसी? डीआईसीजीसी के द्वारा कितना अमाउंट इंश्योरेंस प्रोवाइड किया जाता है? तो अप टू ₹5 लाख तक इंश्योरेंस प्रोवाइड किया जाता है, अभी हमने देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन, DICGC is formed by merger of which organization? DICGC दो ऑर्गेनाइजेशन को मर्ज करके बना था। ठीक है, DICGC की अगर हम बात करें तो दो ऑर्गेनाइजेशन को मर्ज करके बनाया गया था। कौन कौन सी थी? ऑप्शन में DIC एंड CIC, DIC एंड CGCI, DIC एंड CGI, DIC एंड CGC। तो इसका सही जवाब है DIC एंड CGCI। तो DIC का फुल फॉर्म क्या है? डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन। क्लियर। एंड अगर हम बात करें CGCI की, तो इसका फुल फॉर्म है क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। तो क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म है। तो DIC डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन और CGCI क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को मर्ज करके DICGC की स्थापना की गई थी। क्लियर है? तो DICGC से पहले ये दो बॉडी थी। आई होप क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ DICGC? ये भी क्वेश्चन आया हुआ पेपर में कि DICGC का हेडक्वार्टर कहाँ है। ऑप्शन में मुंबई, चेन्नई, लखनऊ, पुणे, बेंगलोर। तो आप कमेंट बॉक्स में जल्दी से आंसर करिए कि वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ DICGC? सो द हेडक्वार्टर ऑफ DICGC इज इन मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग डज नॉट कवर DICGC? अब यहां पर क्वेश्चन पूछ रहा है कि DICGC जो बैंकों के डिपॉजिट का, बैंक जितने भी भारत में बैंक है सारे बैंकों के डिपॉजिट में इंश्योरेंस प्रोवाइड कराता है। ठीक है, जो भी पब्लिक डिपॉजिट हो रहा है, पब्लिक जो भी डिपॉजिट कर रही है, पब्लिक के डिपॉजिट का क्या होता है? इंश्योरेंस होता है। क्लियर। तो जितनी भी बैंक है सारी बैंकों में, तो कमर्शियल बैंक में भी होता है, लोकल एरिया बैंक में भी होता है, रीजनल रूरल बैंक में भी होता है, कोऑपरेटिव बैंक में भी होता है, बट नबार्ड में नहीं होता है। तो यानी इसका जो सही आंसर है नबार्ड है, क्योंकि ऑब्वियस ये बात है, नबार्ड कैसा बैंक है? नबार्ड एक डेवलपमेंट बैंक है, और डेवलपमेंट बैंक में क्या होता है? पब्लिक डायरेक्टली डील नहीं करता है। डेवलपमेंट बैंक जो लोन प्रोवाइड करता है वो कमर्शियल बैंकों को करता है, और कमर्शियल बैंक अपने कस्टमर से डील करती हैं। ठीक है, तो ये एक अगर हम देखें तो मैकेनिज्म रहता है। तो नाबार्ड एक डेवलपमेंट बैंक है। नाबार्ड का फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी, व्हेन नाबार्ड वाज एस्टैब्लिश। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड वाज एस्टैब्लिश? तो BRBNMPL, तो अगली जो सब्सिडरी है वो BRBNMPL है। तो BRBNMPL से फुल फॉर्म पूछा जाता है, तो फुल फॉर्म यहां दिया गया है, भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड। क्लियर। अब इसकी स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड की स्थापना हुई थी 3 फरवरी 1995 में। 3 फरवरी 1995 में इसकी स्थापना हुई थी। तो ये भी RBI की सब्सिडरी है। इसकी स्थापना RBI ने 1995 में करी। तो ये जो RBI की सहायक संस्था है BRBNMPL, इसका कार्य क्या है? देखो, इसका कार्य नाम से समझ में आ रहा है, भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण, तो नोट यानी ये नोट छापने का कार्य करता है, यानी ये BRBNMPL के अंतर्गत RBI की प्रिंटिंग प्रेसेस है। RBI की प्रिंटिंग प्रेसेस है जहां पर नोट छपते हैं, तो नोट छापने का काम RBI का BRBNMPL करता है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ BRBNMPL? BRBNMPL का हेडक्वार्टर कहां पर है? ऑप्शन में मुंबई, चेन्नई, लखनऊ, पुणे और बेंगलोर। सो द राइट आंसर इज बैंगलोर। क्लियर। तो BRBNMPL का हेडक्वार्टर कहां पर है? बैंगलोर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर आर द प्रिंटिंग प्रेसेस ऑफ BRBNMPL लोकेटेड? BRBNMPL के अंतर्गत जो प्रिंटिंग प्रेसेस हैं वो कहां पर है? यानी जो प्रिंटिंग प्रेसेस हैं जहां पर नोट छपते हैं वो कहां कहां छपते हैं? ऑप्शन में मैसूर, सलबोनी, मुंबई, बोथ A एंड B या बोथ A एंड C। सो द राइट आंसर इज, आई होप आप सभी को पता होगा कि इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर है बोथ A एंड B, यानी मैसूर और सलबोनी, इन दोनों जगह ही अगर हम देखें तो
आरबीआई की, बीआरबीएनपीएल की यहाँ पर प्रेसेस हैं। मैसूर में एक प्रेस है और दूसरी प्रेस सलबौनी में है। मैसूर आपका कर्नाटक में पड़ रहा है और सलबौनी एक जगह है जो आपका वेस्ट बंगाल में पड़ता है। ओके, नेक्स्ट, हाउ मेनी प्रिंटिंग प्रेसेस आर ऑपरेटिंग अंडर सिक्योरिटी ऑफ प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। अब देखो यहां पर ये एक बॉडी है एसपीएमसीआईएल, ये आरबीआई की सब्सिडरी नहीं है। एसपीएमसीआईएल जो है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बॉडी है, सरकार की बॉडी है। देखो बीआरबीएनएम की स्थापना 1995 में हुई। अब 1995 से पहले भी तो नोट छपते थे, ये तो 1995 से नोट छाप रही है। तो 1995 से पहले जो नोट छपती थी वो एसपीएमसीएल छपती थी, और आज भी एसपीएमसीएल नोट छपती है, बीआरबीएन एमपीएल भी नोट छापती है, बट नोट कितना इशू करना है मार्केट में वो आरबीआई डिसाइड करती है। तो ये दो प्रेसेस हैं भारत में, ये दो बॉडीज हैं जो नोट छापती हैं। और एसपीएमसीएल तो बहुत पुरानी है, ये तो 18 सेंचुरी में स्थापित हुई थी, अंग्रेजों के जमाने की बॉडी है, ठीक है। तो देखो इसके अंदर ये जो बॉडी है ये नोट भी प्रिंट करती है और ये कॉइन भी मिंट करती है। भारत में क्या होता है, कॉइन मिंटिंग भी होती है, कॉइन भी मिंट होते हैं, कॉइन मिंटिंग एंड नोट प्रिंटिंग, ये दोनों ही काम करती है, क्लियर है। और ये जो है कौन सी बॉडी, बीआरबीएनएमपीएल, ये सिर्फ क्या करती है, नोट प्रिंट करती है, ये कॉइन मिंट नहीं करती है। तो कॉइन मिंट करना और नोट प्रिंट करना ये एसपीएमसीएल का कार्य है। तो इसका फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, सिक्योरिटी ऑफ प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। इसके अंतर्गत कितनी प्रिंटिंग प्रेसेस हैं, इसके अंदर तो बीआरबीएनएमपीएल के अंतर्गत तो 2 प्रिंटिंग प्रेसेस हैं, इसके अंदर कितनी प्रिंटिंग प्रेसेस है, तो ये प्रिंटिंग प्रेस के बारे में पूछ रहा है। देखिए क्वेश्चन यहाँ पे ध्यान दे देखना, प्रिंटिंग प्रेस, तो 2 प्रिंटिंग प्रेसेस के अंदर भी हैं। कहाँ कहाँ है, तो 2 जो प्रिंटिंग प्रेसेस के अंतर्गत हैं, प्रिंटिंग प्रेसेस की मैं बात कर रहा हूँ, तो एक है नासिक में जहां पे नोट प्रिंट होते हैं, जो सबसे पुरानी प्रेस है जो महाराष्ट्र में है, और दूसरा है देवास, देवास एक जगह है जो एमपी में, मध्य प्रदेश में है, क्लियर है। तो ये आपको लोकेशन पता होनी चाहिए, नासिक में नोट प्रिंट होते हैं और देवास में होते हैं जो एसपीएमसीएल के अंतर्गत आते हैं, और जो 2 इसके अंतर्गत है वो मैसूर और सलबौनी में है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट द कॉइन मिंटिंग एरिया। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी जगह पे कॉइन मिंट नहीं होते हैं। मैंने अभी आपको बताया, देखो मैंने बताया कि कॉइन मिंटिंग जो होती है वो एसपीएमसीएल के हाथ में है, और कॉइन मिंटिंग की कितनी प्रेसेस है, कॉइन मिंटिंग की अगर प्रेसेस की बात करें ये भी देख लेते हैं। कॉइन मिंट जो होते हैं इसकी जो देखें हम, तो 4 प्रेसेस हैं, टोटल 4 प्रेसेस हैं जहां पे कॉइन मिंट होते हैं। तो कॉइन मिंट जो होते हैं वो आपके मुंबई में होते हैं, हैदराबाद में होते हैं, कोलकाता में होते हैं, नोएडा में होते हैं, चेन्नई में नहीं होते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो गया, चेन्नई हो गया। मुंबई में कॉइन मिंट होता है, मुंबई में एक प्रेस है, कोलकाता में एक प्रेस है, हैदराबाद में और नोएडा में, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, which organization recently became the wholly owned subsidiary of government from RBI। अभी हाल ही में 2019 की बात है, 2019 में क्या हुआ था कि एक बॉडी है निम्नलिखित में से जिससे, जो पहले आरबीआई की सब्सिडरी थी, आरबीआई की सब्सिडरी थी, आरबीआई के अंडर आती थी, बट उसे अभी 2019 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पूरी तरीके से अपने अंडर ले लिया। 100% वो आरबीआई, 100% जो कैपिटल थी, 100% जो अगर हम बात करें जो परसेंटेज था, जो शेयर था उस बॉडी में, वो आरबीआई का था। अब उसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फुल्ली अपने अंडर ले लिया। कौन सी बॉडी है, ऑप्शन में स्टेट बैंक, आरआरबी, एनएचबी, डीआईसीजीसी या ईसीजीसी। सो द राइट आंसर इज एनएचबी। तो एनएचबी नेशनल हाउसिंग बैंक, नेशनल हाउसिंग बैंक की स्थापना आरबीआई ने करी थी, और ये 100% जो इसमें शेयर था वो आरबीआई का था, बट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2019 में फुल्ली इसे अपने अंडर ले लिया। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इसमें पूरा 100% शेयर है। पहले बिफोर अगर हम देखें तो आरबीआई का था, बट नाउ अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का शेयर है। तो नेशनल हाउसिंग बैंक की स्थापना हुई थी 1988 में, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में है। तो पहले आरबीआई की सब्सिडरी के अंदर ये भी था, अब नहीं है, क्लियर। और एक चीज और, 2019 में अगर हम देखें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नाबार्ड को भी फुल्ली अपने अंडर ले लिया। पहले नाबार्ड में क्या था, नाबार्ड में 50% यानी कुछ परसेंटेज आरबीआई का भी शेयर था, बट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फुल्ली नाबार्ड को भी अपने अंडर ले लिया। अब नाबार्ड में भी जो शेयर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का वो 100% है, पहले आरबीआई का भी शेयर था। तो 2019 में पूरी तरीके से नाबार्ड को अपने अंडर ले लिया, और एनएचबी का तो 100% शेयर था ही आरबीआई का, तो उसे भी अपने अंडर ले लिया,
क्लियर? आई होप आपको ये पूरी पिक्चर क्लियर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, When was Reserve Bank Information Technology Private Limited (RIBIT) was established? तो यहाँ पे हमें तीसरी जो सब्सिडरी है रिबिट, उसका फुल फॉर्म भी पता चल गया, रिजर्व बैंक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, या अगर हम देखें, ठीक है, प्राइवेट लिमिटेड। तो इसकी स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना हुई 2016 में। अब इसका कार्य क्या है? ये जितना भी जो आरबीआई है, या जितना भी जो अगर हम देखें बैंकिंग सिस्टम है, बैंकिंग सिस्टम है कंट्री में, उसे साइबर सिक्योरिटी प्रोवाइड कराता है। साइबर सिक्योरिटी का जो काम करता है वो ये बॉडी करती है। आप सभी को पता है कि आजकल डेटा का बड़ा झोल चल रहा है, डेटा को चुराया जा रहा है, या डेटा जो भी, मतलब अगर हम देखें हैकिंग वैकिंग से अगर हम देखें तो बहुत ज्यादा डेटा लीक हो रहा है, या डेटा का मिसयूज किया जा रहा है। तो ये पूरी तरीके से सिस्टम को, टेक्नोलॉजी को सिक्योर करता है, साइबर सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है आरबीआई को और पूरे पूरे बैंकिंग सिस्टम को। एक और बॉडी थी इफ्टास। इफ्टास का फुल फॉर्म और देख लेते हैं। इफ्टास का फुल फॉर्म है इंडियन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड एलाइड सर्विसेज। तो इससे भी क्वेश्चन यही बनता है, इसका फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। इसकी जो स्थापना हुई थी वो 2016 में इसकी भी स्थापना हुई थी। ये साइबर सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, और ये जितनी भी जो आईटी सर्विसेज हैं, जो भी आरबीआई और बैंकों को आईटी सर्विसेज की आवश्यकता होती है, ठीक है, चाहे वो अगर हम देखें टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो भी सर्विसेज की आवश्यकता होती है, चाहे वो आपका भीम ऐप से रिगार्डिंग हो, या अगर हम देखें बैंकों में सॉफ्टवेयर से रिगार्डिंग हो, या जो भी आईटी रिक्वायरमेंट होती हैं उस सिस्टम की, अगर बात करें आरबीआई की या बैंकों की, तो उनकी आईटी रिक्वायरमेंट को ये पूरी तरीके से फुलफिल करता है। आई होप आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। हम फिर मिलेंगे अपने अगले सेशन में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। थैंक यू।